हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक देखने वाले हैं यहाँ पर। और सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 1 से 15 तक देखेंगे और नेक्स्ट वाले इस पार्ट में है। तो आज हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। सारे वीडियो का, लेक्चर का और न्यूमेरिकल का सभी का लिंक हम इसमें दे देंगे, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ये दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ यहाँ पे क्या है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल is known as an angstrom and is denoted by a के पावर में 0 है। ठीक है, so 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Then the size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या चीज कि टोटल एटॉमिक वॉल्यूम किसका, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइज दिया हुआ है, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स कि सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। साइज का मतलब ये यहाँ पे उसी की बात किया है, रेडियस की बात किया है। ये दिया हुआ 0.5 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू, अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना होगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, इसलिए 0.5 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये रेडियस है। तो अब हम अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो एटम है, इस एटम का वॉल्यूम की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे टोटल एटॉमिक वॉल्यूम बोला है, तो एटम का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है। सबसे पहले एक एटम का वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, है ना, ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक एटम का। और इस तरह से अगर हम काउंट करने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ जो कंप्लीट एटम्स रहता है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इन वन मोल में कितने, एवोगाद्रोस नंबर के बराबर होता है, जो कि एवोगाद्रोस नंबर होता है 6.03023 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन atoms is equal to Na into 4/3 pi r cube. So just वैल्यू पुट करते जाएंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4/3 इंटू 3.14। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर, है ना, कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ना, 10 टू द पावर माइनस 10। तो अब वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 4/3 3.14 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 0.5, और 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.125
और ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻30। जब इसको सॉल्व करोगे आप, सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आएगा 3.154 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, या ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ओके, सेकेंड क्वेश्चन थे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो 1 मोल है आइडियल गैस का वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मतलब ये मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसको, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। कुछ बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, है ना, टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन के मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। और लास्ट में ये भी बोला है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। और ये भी लास्ट में पूछा है कि ये इसका रेशियो जो है इतनी ज़्यादा हाई क्यों है, क्योंकि अप्रॉक्स इसका रेशियो 10,000 के लमसम में आता है, 10,000 के अप्रॉक्सीमेशन में आता है। तो वही बोला है कि रेशियो इतना ज़्यादा हाई क्यों है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हमें निकालना है, देखो इन्होंने बोला है कि रेशियो निकालो किसका, मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम का। तो मोलर वॉल्यूम तो यहाँ से दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है ना, मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करने हैं, एटॉमिक वॉल्यूम। क्या फाइंड करने हैं, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो अब फिर से वही बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था। यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस, जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो दिया हुआ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, जो कि होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ठीक है ना। तो फाइनली आपको जहां तक याद है, क्या चीज याद है कि जो हमने प्रीवियस इससे पीछे वाले स्लाइड्स में हमने जो हाइड्रोजन एटम्स का वॉल्यूम निकाला था, कैसे निकाला था, कैसे निकाला था, एवोगाड्रोस नंबर से उसके एक एटम्स का वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। ठीक है, सो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम of a mole of hydrogen is equal to, क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर क्या, 6.023 टू 10⁻23 इंटू में 4/3 इंटू 3.14। वहाँ पे रेडियस 0.5 की जगह यहाँ पे क्या है 10 इंटू 10⁻⁻10 का होल पावर 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 25.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, और मोलर वॉल्यूम तो दिया ही हुआ है यहाँ पर। सो हम निकालेंगे रेशियो बराबर मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है,
मोलर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ना, 22.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 25.2 इंटू 10⁻⁷। यहाँ से पता चल रहा है अप्रॉक्स 10⁴ के रेशियो में यहाँ पे आना चाहिए ऑब्वियसली 10,000 है ना, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो। तो इसका आंसर आ रहा है 0.89 इंटू 10⁴। सो ओवरऑल करके 0.89 है, तो 10⁴ लेकर चलते हैं। सो रेशियो अब देखो हाई क्यों है, क्योंकि मान लो है ना क्या जो मॉलिक्यूल्स के गैस का, एक गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल साइज जो होता है, गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल जो साइज होता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन से कहीं कहीं छोटा होता है। समझ में आया बात? जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है इन कंपेयर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस रेशियो इज large because actual size of the gas molecules of the gas molecule is negligibly small, ठीक है, in compare with intermolecular space और separation we can say, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Explain this common observation clearly. If you look out of the window of fast moving train, the nearby trees, houses and etc. seems to move rapidly in a direction opposite to the train's motion, but the distant object like hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seem to move with you, है ना। बोल रहा है कॉमन ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि जब आप फास्ट मूविंग ट्रेन के विंडो से बाहर की तरफ देखते हो तो आपके नियर बाई जो पेड़ पौधे घर वगैरह होते हैं वो बहुत स्पीड के साथ पीछे की तरफ आपके जो ट्रेन का मोशन होता है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये घर पेड़ पौधे ये सब मूव करते हैं और बहुत तेजी से मूव करते हैं। लेकिन जब आप सन को देखते हो, दूर पर कहीं पहाड़ को देखते हो, चांद को देखते हो, स्टार्स को देखते हो, तो वो उसी ट्रेन से आपको स्टेशनरी लगता है, मतलब ऐसा लगता है वो पीछे आगे नहीं जाता। क्लियर है, वो आगे पीछे नहीं जाता। और ये भी बोल रहा है कि आप इस चीज से अवेयर हो ऑलरेडी, है ना, सिंस यू आर अवेयर दैट यू आर मूविंग, आपको पता है हम मूव कर रहे हैं, बट दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सीम्स टू मूव विथ यू, है ना, आपको पता है हम ट्रेन में बैठे हैं, हम मूव कर रहे हैं, लेकिन वो जो सूरज है, चांद है, क्या वो भी आपके साथ मूव कर रहा है ना। क्वेश्चंस तो है ना, क्यों नहीं वो पीछे जाते हुए दिखाई देता, वो पीछे जाते हुए क्यों नहीं दिखाई देता, वो आपके साथ मूव कर रहा है तब तो। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो रीजन यहाँ पे क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्या होता है,
क्या होता है यहाँ पर, आप इसमें बैठे हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे घर है, ठीक है, लेकिन कहीं यहाँ पे दूसरा घर है या पहाड़ है, मान लो इस टाइप का पहाड़ है, इस टाइप का पहाड़ है, ठीक है ना। तो दिक्कत यहाँ पे ये होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे देखते हो, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। आपकी आई से ऑब्जेक्ट को देखने में जो लाइन बनती है, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो आंख से लेकर उस ऑब्जेक्ट जो सीधा लाइन बनेगा, जो सीधा लाइन खींचेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आप यहाँ पे हो, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, है ना, आप यहाँ पे आ गए, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखोगे, आप यहाँ पे आ गए, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखोगे, आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पहुँच गए, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखोगे। तो देख रहे हो आप, बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए, बहुत ही छोटी सी, ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, बहुत कम, मान लेते हैं हार्डली 1 मीटर, है ना। तो उतने बीच से उतनी डिस्टेंस जाने के बाद आपकी ये लाइन ऑफ साइट देख रहे हो कितना चेंज हो गया, है ना। ये अगर मैं रब कर दूं, देखो अब देखो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या बन रहा है, ये आपका एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये आपका थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखते हो, इस ऑब्जेक्ट के देखते हो, ठीक है, और थोड़ा सा आप मान लो कि यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आ गए, तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ ऐसे देखोगे, आप देखो यहाँ से और यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये वाला एंगल बहुत ही छोटा होता है। आप जनरली जब देखोगे तो जिस ट्रेन में बैठे रहते हो और स्टार्स की डिस्टेंस इतना ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा होती है कि उसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है, या फिर ये बोल लो कि ये लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा जब ऑब्जेक्ट दूर रहेगा। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे दूर है, अब आप यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बंदा है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हो, अब देखते देखते आप यहाँ पे आ गए, देखते देखते आप यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है लाइन ऑफ साइट, इसमें बहुत ही कम, ये जो लाइन ऑफ साइट हो, जो चेंजिंग हो रहा है, बार बार दूसरा लाइन ऑफ साइट बन रहा है, बहुत ही स्लोली बन रहा है। लेकिन इस केस में जो डिस्टेंस, ये वाले केस में जो है, ये वाले केस में जो है नियर बाई वाले में लाइन ऑफ साइट बहुत तेजी से अलग अलग डिफरेंट, मतलब अलग अलग लाइन ऑफ साइट बन जा रहा है। आप थोड़ी सी भी डिस्टेंस आगे जा रहे हो, दूसरा लाइन ऑफ साइट। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे आप चेक करो कि मतलब कि आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, मान लो यहाँ पे आ गए, है ना, ये भी तो डिस्टेंस आपने किया। तो यहाँ पे आने के बाद इसका लाइन ऑफ साइट देखो, लगभग लगभग कैसा है, लगभग लगभग इस लाइन ऑफ साइट के बराबर है। मतलब इस लाइन और साइट, इस लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। चेक करो, ये लाइन ऑफ साइट लगभग लगभग क्या है ना, पैरेलल टाइप का, सीधा है, एकदम स्ट्रेट है। ये मतलब ऐसा नहीं कि ये लाइन ऑफ साइट अगर मान लो 10 मीटर का है तो ये लाइन ऑफ साइट 50 मीटर का है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम लंबाई का लगभग है। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए देख रहे हो आप कितना जल्दी लाइन ऑफ साइट चेंज हो रहा है। तो ये रीजन होता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत तेजी से मूव करते हुए लगता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली मूव करते हैं। इनफैक्ट कि आप जब मून या सन को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या, समझ में नहीं आएगा कि वो पोजीशन अपना चेंज कर रहा। क्लियर है, आए समझ में। तो इसलिए ऐसा हमें फील होता है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये बोला है कि जो पार्सेक जो है वो एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ है, कहाँ पर, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे। इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट
that will show a parallax of 1 arc second from opposite end of baseline equal to the distance from the earth to the sun. How much is parsec in terms of meter? तो पार्सिक जो है टर्म्स ऑफ मीटर में है ना, इन टर्म्स ऑफ मीटर में क्या वैल्यू आ जाएगा पार्सिक का, बताओ क्या वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है कि थीटा 1 आर्क सेकेंड ये गिवन है, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है। देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा बट घबराना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एनसीईआरटी का कम से कम कितना क्वेश्चन हो गया भाई, ये अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, और दूसरा चीज समझाना भी है ना, तो बी पेशेंस। थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 1 आर्क सेकेंड, और आपको भली बात ही पता होगा कि इस चैप्टर में जनरली हम लोग आर्क सेकेंड से काम नहीं चलाते हैं, डिग्री से भी काम नहीं चलता है हमारा, इसमें हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सो 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू, जब सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइडेड बाई 60, और इसको जब आवर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइडेड बाई आर। अब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करने हो तो पाई बाई 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा थीटा का एक अलग वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब ये थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करने वाले हैं। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करने वाले हैं, है ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, आ रहा है समझ में। ये थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? अब यहाँ पे किस चीज की बात किया है, किस चीज की बात किया है, आर्क लेंथ की बात किया है। तो आर्क लेंथ लेट सपोज टू बी एल है, और ये यहाँ पे बोला है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द, क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द सन। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल होता है कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये वैल्यू होता है आर्क लेंथ का। क्लियर है ना, यही चीज क्या है, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ना, सो 1 पार्सेक इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ में आ रहा है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, रेडियस ये जो है ना, कि यहाँ पे थीटा 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय कितना आया मेरा 4.85 इंटू 10⁻⁻6, तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आ रहा है मेरा 3.08 इंटू 10⁻17, अच्छा 16 होगा, 3.08 इंटू 10⁻16, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाले तो 10⁻16 होगा। है समझ में? ये यहाँ पर है हमारा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आगे बढ़े। नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज टू 4.29 लाइट ईयर्स अवे। तो जो हमारा नियरेस्ट स्टार है वो हमारे सोलर सिस्टम से 4.29 लाइट ईयर्स अवे है ना। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक, तो सबसे पहली बात इसको पार्सेक में कन्वर्ट करना है। एंड हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार show when viewed from two locations of Earth 6 months apart is about apart in its orbit around the sun।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सॉल्यूशन क्या है हमारा, 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 meter, and 1 parsec is equal to 3.08 into 10⁻16 मीटर। जस्ट अभी फाइंड किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना। So 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 meter and 1 parsec is equal to 3.08 into 10⁻16 मीटर। क्लियर है। अब जो डिस्टेंस है हमारा, है ना, लेट्स सपोज टू बी दैट डिस्टेंस इज s और ये दिया हुआ है 4.29 लाइट ईयर, है ना, ठीक है। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15, क्या चीज में, मीटर में, क्या चीज में, मीटर में। और ये हमें कितना आंसर दे रहा है भाई, है ना, कितना आंसर दे रहा है बोलो, 4.29 इंटू 9.46, है ना, 9.46 होता है 40 इंटू 5834 इंटू 10⁻15 मीटर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.0584 इंटू 10⁻what, 10⁻16 लिख लें, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइट ईयर को जो पार्सिक का जो वैल्यू दिया हुआ था उसमें मैं चेंज कर दूं, है ना, ठीक है, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, मतलब ये जो हमारा वैल्यू आया उसको मैं पार्सिक वाले 1 पार्सिक से डिवाइड कर दूंगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यूनिटरी मेथड से भी आप देख सकते हो, है ना, इतना मीटर इज इक्वल टू 1 पार्सेक, तो इतना मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, आई बात समझ में, क्योंकि ये मीटर में है तो ये तो गया, बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा, है ना, बाकी ये बचा, ठीक है। तो दोनों को अब डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा बताओ, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 1.3176 अप्रॉक्स 1.32 किसमें, पार्सेक में, 1.32 हमारा आंसर आया पार्सेक में। अब आते हैं कि ये बोला है तो पार्सेक, ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि हाउ मच पैरेलक्स वुड दिस स्टार, ये जो स्टार है मतलब इतना जो डिस्टेंस है वो कितना एंगल, पैरेलक्स एंगल कितना बनाएगा, अल्फा सेंचुरी नाम दिया है यहाँ पे, अल्फा सेंचुरी। शो व्हेन व्यू फ्रॉम 2 लोकेशंस ऑफ अर्थ 6 months अपार्ट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इस टाइप से ये दिया हुआ है, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी टेढ़ा हो गया, है ना, क्या होगा ये, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और t इज इक्वल टू 6 month के बाद ये यहाँ पे आ गया, पोजीशन उसका चेंज हो गया। ये लेट सपोज टू बी ये डिस्टेंस है अल्फा सेंचुरी का, मतलब ये आर की लेंथ हो जाएगा, सॉरी
ओफो, चलो कोई बात नहीं, है ना। चेंज कलर ही चेंज कर देते हैं। मेरा डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं है भाई, सो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दिस। ये थीटा यहाँ पे बनेगा, ये थीटा यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। ये थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो मेरा पार्सिक का वैल्यू 1.32 आया था। अब यहाँ पे जो बेस, ये जो बेस हम निकालने की कोशिश करेंगे, ये बेस कितना होगा, पूरे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। मतलब ये बेस जो होगा, ये बेस कितना होगा, 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब ये कितना आ रहा है, पाई इंटू आर। और सुनो, ये रेडियस क्या दिया हुआ है, ये रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। रेडियस क्या दिया हुआ है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से जो हम निकाल रहे हैं, मतलब कि पाई इंटू कितना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वी कैन से पाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया बेस हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, और वी कैन से इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बेस बाई डिस्टेंस। सो बेस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है भाई, 1.32, है ना, पार्सिक में, है ना, 1.32 पार्सिक। अब इसका वैल्यू 1.34, सॉरी 3 पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 1.32, ये आर्क सेकेंड में आंसर आने वाला है, और ये वैल्यू हमारा आया है 2.38 सेकेंड ऑफ आर्क, है ना, सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है। समझ में, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर नीडेड ऑफ अ साइंस। ऑब्वियसली सारे साइंस टेक्नोलॉजी को प्रिसाइज मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के टाइम प्रिसाइज चाहिए। आप सब्जी खरीदने जाते हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए लेकिन कम नहीं चाहिए, लेकिन देने वाला क्या सोचता है, देने वाला क्या सोचता है कि मैं या तो बराबर दूं या थोड़ा सा कम दे दूं, क्लियर है। बट आई थिंक देने वाला ये कभी नहीं सोचता कम देने के लिए, है ना। ओके, सो प्रिसाइज मेजरमेंट सभी को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, वन मस्ट हैव एन एक्यूरेट मेथड टू फाइंड इट्स पोजीशन एट क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो कि t इज इक्वल टू 6 मिनट पे आप किसी एयरक्राफ्ट का, क्या चीज, एयरक्राफ्ट का आप, और ये मान लो कि चल रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये स्पीड से जा रहा है ऑब्वियसली, तो आप टी इज इक्वल टू 6 मिनट के बाद इसका पोजीशन, मान लो ये पोजीशन इसका 0 है, 6 मिनट के बाद कहीं इधर होगा, तो एट आफ्टर टाइम 6 मिनट, मतलब 6 मिनट के जस्ट उसी टाइम आफ्टर 6 मिनट के बाद आपको उसको पोजीशन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या आप वॉच से देख सकते हो, जो आप घड़ी पहनते हो, रिस्ट वॉच से देख सकते हो या फिर नहीं, है ना, नहीं देख सकते, क्योंकि भाई ये एयरक्राफ्ट है, ये कोई 10-20 मीटर की स्पीड से नहीं चलता, है ना, 10-20 मीटर की स्पीड से नहीं चलता, क्लियर है। ये कहीं 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, है ना, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 1500, ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, आप जिसमें सोच भी नहीं सकते हो ना कितने डिस्टेंस वो क्रॉस कर जाएगा। तो बेसिकली हमें एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इंस्टेंटली उसका पोजीशन क्या कर सके, इंस्टेंटली उसका पोजीशन मेजर कर पाए, पोजीशन बता पाए कि इतने टाइम पे वो एयरक्राफ्ट वहाँ पे है। और इस क्वेश्चंस में ये बोल रहा है, ये मेंशन किया है कि इसका जो मोटिवेशन आया वो वर्ल्ड वार सेकंड में रडार बनाने के लिए एक्चुअली मोटिवेशन आया था। एंड थिंक ऑफ डिफरेंट, और इस तरह से बोला है कि इसी तरह से आप कोई दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से समझो मॉडर्न साइंस के अंदर, जो कि जहाँ की प्रिसाइज मेजरमेंट हमें मिले लेंथ, टाइम और मास के लिए,
है ना, जो हमें रिक्वायर्ड है। सो ऑल्सो वेयर यू कैन गिव क्वांटिटिव आइडिया ऑफ प्रिसीजन नीडेड, और अपने पास जो भी एक क्वांटिटिव आइडिया आएगा वो आप यहाँ पे बताना है। तो देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इन द सेंस की, है ना, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सा क्या यूज किया जाता है ना, मैंने ये बताया है माइक्रोस्कोप, मैंने ये बताया है ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और भी बहुत तरह के माइक्रोस्कोप जहाँ पे एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मॉलिकुलर लेवल पे उसको यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है, ये विजिबल लाइट का नहीं बल्कि क्या चीज, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है, जिसका वेवलेंथ लगभग 0.2 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, जो कि बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, जैसे कि माइक्रोब्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, है ना, वायरसेस हो गया, जिसको हम नेकेड आई से बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते, इनफैक्ट आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते इन सबको, है ना, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहला एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता है, जिसका वेवलेंथ होता है 0.2 एंगस्ट्रॉम, और इसका यूज किया जाता है माइक्रोब्स, वायरसेस, इतने माइन्यूट ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, है ना, जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सक्सेसफुली लॉन्च तभी होता है जब उसको एकदम टाइम पे लॉन्च किया जाए, और दूसरी चीज वो टाइम देखने के लिए एक हमें प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हर टाइम उसे हमें गाइड करना है, तो उस चीज के लिए आपके पास अगर प्रिसाइज मतलब एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो कैसे आप उसको, उस सैटेलाइट को गाइड कर पाओगे, ठीक है। तो सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास प्रिसाइज टेक्निक अवेलेबल है ना, प्रिसाइज टेक्निक अवेलेबल है उसके टाइम इंटरवल को मेजरमेंट करने के लिए, है समझ में। तो इतने सारे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, just a precise measurement are necessary in science. It is equally important to be able to make rough estimates of quantities using rudimentary ideas. Rudimentary क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, rudimentary idea and common observation, है ना, and common observation. Think of ways by which you can estimate the following, where an estimate is difficult to obtain, try to get an upper bound on the quantity, ठीक है, ठीक है ना, एक बेसिक आइडिया, रूडिमेंट्री आइडिया, बेसिक आइडिया और कॉमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक रफ आइडिया में लगाना है, एस्टिमेशन लगाना है, क्या कि द टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून। अब बताओ मॉनसून के टाइम इंडिया के ऊपर, इंडिया पे जितने इंडिया में जो बारिश होती है उसकी मास निकालो भाई, कैसे पता, कैसे मास निकालोगे तुम बताओ, मास कैसे निकालोगे भाई, बोलो कैसे मास निकालोगे, मास कैसे निकालोगे, तो इसके लिए अब आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा ना, तरह तरीका का, बोलते हैं ना जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली कैसा टेढ़ा करना पड़ता है, तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ भी डेटा दिया हुआ नहीं है, आपको बोल दिया मास निकालो, आपको इंडिया का एरिया नहीं पता, है ना, पता है उसके लिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इंडिया के एरिया पता है तो अच्छी बात है ना। तो चलो हम ये अब यहाँ पे सब चीज मानना पड़ेगा हमें, सॉल्यूशन क्या मानना पड़ेगा भाई, क्या मानना पड़ेगा कि एवरेज रेनफॉल
during the monsoon in India is about 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, है ना। मतलब हर एक साल मान लो इतनी बारिश होती है। एंड टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस पे बारिश हो रहा है उसका एरिया तो पता होना चाहिए ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिया, क्या चीज, किसकी एरिया निकाल रहे हैं, ऑफ इंडिया, कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतना है एरिया। मीटर में करोगे तो 3.3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको पता हो गया। बेसिकली आपको क्या चाहिए, मास, और मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वाटर का डेंसिटी आपको पता होता है केजी में 1000 केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी पता होता है, वॉल्यूम आप निकाल लो, मास निकल जाएगा। क्लियर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिया इज दिस। हाइट कितना है, 1 मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। सो 3.3 इंटू 10⁻12 और इंटू हाइट 1 मीटर, मीटर स्क्वायर ये 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब, है ना। अब क्या निकालना है, मास इज इक्वल टू, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब और ये नीचे का मीटर कट गया, तो टोटल जो हमारा मास आया 3.3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 12 और 3 15 kg। क्लियर है। सो टोटल मास ऑफ रेन ड्यूरिंग द टोटल मास ऑफ रेन इतना, है ना, bearing clouds over India during the monsoon is this। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। ओके, मास ऑफ एन एलिफेंट। अब यहाँ पे देखो क्या है, मास ऑफ एन एलिफेंट निकालने के क्या चाहिए आपको, ये भी एक तरीका है। कैसे पता चलो करोगे भाई डायरेक्ट क्या मास होगा, है ना। तो मास को एक करना क्या पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ रहा है। मान लो ये बोट है ना, हमें हाथी बनाना तो नहीं आता, हमें हाथी बनाना तो नहीं आता। ठीक है, ये हाथी है, ये हाथी है। चलो जो भी है भाई, आई डोंट नो। क्लियर। अब ये देखो हाथी है। अब मान लो ये हाथी, ये जो बोट है ना, हाथी कहाँ पे है, बोट में है। अब बट अभी नहीं है, है ना, बट अभी नहीं है। मैं बताऊंगा कब हाथी बोट में जाने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि अभी इस बोट, ये जो बोट है, बोट का जो पार्ट है वो पानी के अंदर अभी मान लेते हैं कि x1 मीटर है। कितना, x1 मीटर। हाथी अभी नहीं है। बिना हाथी का इस बोट का जो ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट कहाँ पे है, पानी के अंदर। इतना पार्ट कहाँ पे है, पानी के अंदर। तो इस पार्ट का जो हाइट है, या ये एरिया बोलो जो भी है, ये कितना है x1 मीटर। जब हाथी कहाँ पे आ गया, बोट में, तब लेट सपोज कि बोट और नीचे जाएगा पानी के अंदर, तो मान लो कि ये बोट
यहां तक आ गया, है ना। बोट कहाँ तक आ गया, यहां तक आ गया। तो अब जो इसका हाइट हो जाएगा वो हाइट मान लो कितना है, x2 मीटर है। कितना, x2 मीटर है। कितना, x2 मीटर है। तो टोटल जो हाइट आया, मतलब पानी का डिस्प्लेसमेंट, ये बोल लो कि जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट, मतलब समझ रहे हो बात ना, ये कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो बताओ। सो लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना, एरिया इंटू हाइट, और हाइट कितना हुआ x2 माइनस x1, यही डिफरेंस तो अंदर गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू एरिया इंटू x इंटू x2 माइनस x1, दैट इज हाइट। ये तो हाइट है ना, ये तो हाइट है ना, बात समझ रहे हो, ये हाइट है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज चाचा ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोला था इन्होंने कि मास ऑफ एलिफेंट, मास ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में नहीं बोला था बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, मास ऑफ एलिफेंट, आर्किमिडीज चाचा ने बोला था कि एलिफेंट का मास जो होगा वो 10⁻³ kg में होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम उनके प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल के बेसिस पे ये मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मास ऑफ एलिफेंट, है ना, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एलिफेंट। ठीक है, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम एस रो इंटू ए इंटू x2 माइनस x1, ये अप्रॉक्स आता है भाई उतना 10⁻, मतलब ओवरऑल हाथी का जो वजन है, मास जो है वो 10⁻³ 1000 kg के बराबर है, अप्रॉक्सीमेशन। बट अगर ऐसा ये सारा दिया हुआ रहता तो हम इस तरह से निकाले हुए रहते। क्लियर है समझ में बात, बात आई समझ में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सी इसी का, विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। विंड स्पीड क्या होगा भाई, विंड स्पीड। तो इसके लिए भी हमें एक तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा। क्या तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा कि भाई हवा में बलून जो है ना उड़ने लगता है, हल्का होता है ना। तो मान लेते हैं बिफोर विंड स्टॉर्म, हमारा जो डायग्राम है यहाँ पे एक बलून है और वो ग्राउंड से इतना h हाइट ऊपर है। अभी इसका पोजीशन जो है वो x1 है ना, बिफोर विंड स्टॉर्म। जब मतलब बलून अभी नहीं उड़ रहा है, आफ्टर विंड स्टॉर्म जब आया, या फिर लिख लो सबसे बेहतर कि ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म, इसका पोजीशन ये है ना, ये जो पोजीशन है इसका x1 से कहाँ चला गया, ये x2 पे, और ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा, थीटा। कितना एंगल, थीटा। अब देखो है ना, विंड स्पीड ड्यूरिंग स्टॉर्म वर्टिकल के साथ ये इतना एंगल बनाएगा, है समझ में। तो ये x2 माइनस x1 लेट सपोज टू बी ये x है ना, x2 माइनस x1, x क्या है, x2 माइनस x1 है, x क्या है, x2 माइनस x1 है। हमें क्या निकालना है, विंड स्पीड ड्यूरिंग स्टॉर्म। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें यहाँ पे टाइम, तो जो भी होगा टाइम इज टाइम,
डिस्टेंस निकालना है मान ले तो ये x है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। मान लो कि ये हाइट h है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस कौन सा होगा, h। यहां से x का वैल्यू आप निकाल लो, क्या हो जाएगा, h इंटू tan थीटा। तो यहां से v इज इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, h इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय t। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये स्पीड होगी तूफान के टाइम हवा का। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। अपने सर का बाल काउंट करो भाई। तो सबसे पहले इसको काउंट करने के लिए ऐसा नहीं कोई बोल दे तुम्हारे बाल पे कितने बाल हैं, सॉरी तुम्हारे हेड पे, सर पे कितने बाल हैं, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, 10 टू द पावर 8। हमें इतनी पता है, आपको नहीं पता है या कंफर्म होना है तो आप काउंट कर लो, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में हम बाल काउंट करेंगे। क्लियर है, कितना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वाले में हम बाल काउंट करेंगे। एंड देन टोटल हेड का एरिया काउंट, फिर टोटल एरिया ऑफ टोटल हेड ये देखेंगे और उसको फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल हेड का क्या निकल जाएगा, बाल। ठीक है, सो लिख सकते हैं कि फर्स्ट वी काउंट द strands of hair of 1 centimeter square area of the head, then multiplying it by the total area of the head, total area of the head. So we can thus estimate the total number of strands of hair। ठीक, इस तरह से हम, है ना, काउंट कर सकते हैं। ये लगभग कितना होता है, 10 टू द पावर 8 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। फिर से वही बात, तो हम मानना पड़ेगा ना हमारा क्लासरूम कितना बड़ा है भाई, बिना माने हुए कैसे चलेगा। सो लेट द dimension of a typical classroom, कठिन से कठिन क्लासरूम, are 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम इज 192 मीटर क्यूब। ठीक है, 192 मीटर क्यूब। नाउ we knowing that 1 mole of air, 1 mole of air molecules occupying 22.4 into 10 to the power minus 3 meter cube। Now number of molecules कितना हो जाएगा in the classroom, हाँ, है ना, और
इतना में ये लिख सकते हैं कि इतना में कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस इज इक्वल टू 6.03 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स इतने में होंगे। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात, है ना? ठीक है, तो इतना मॉलिक्यूल इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। यूनिटी मेथड में आ जाओ। सिंस 6.03 इंटू 10⁻23 molecules occupy space is equal to 22.4, हाँ इतना मॉलिक्यूल्स। नहीं नहीं, उल्टा हम चल रहे हैं भाई, है ना? क्या चीज? 20 ऑक्युपाई स्पेस 22.4 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ है ना? इतना हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने स्पेस में है ना 22.4 इंटू 10⁻³ इतने स्पेस में कितना मॉलिक्यूल्स? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो एक स्पेस में 1 मीटर क्यूब में ये इतना मीटर क्यूब है ना? तो इतना हो जाएंगे। बात समझ रहे? बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में, है ना? 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो 192 मीटर क्यूब में कितना होगा भाई? 6.03 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू में 192। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? कितना? 51.6 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स होंगे। अप्रॉक्स 0.5 करेंगे इसको, 0.516 10⁻28, तो लगभग 10⁻28 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा 28 के ऑर्डर में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। Sun is a hot plasma ionized matter with its inner core at a temperature exceeding, inner core का टेम्परेचर जो है वो इतना है, एंड आउटर सरफेस का टेम्परेचर जो है कितना है? 6000 केल्विन। एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन सॉलिड। ऑब्वियसली इस टेम्परेचर पे वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड या लिक्विड फेज में नहीं रह पाएगा, क्या वेपर बन के उड़ जाएगा। इन वोट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास ऑफ द डेंसिटी? इस केस में आप सन का जो डेंसिटी है वो कितना एक्सपेक्ट करते हो? इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। किस चीज के डेंसिटी के रेंज में सन का डेंसिटी होगा? सॉलिड के डेंसिटी के रेंज में होगा, या लिक्विड के डेंसिटी के रेंज में होगा, या गैसेस के डेंसिटी में के रेंजेस में होगा? चेक इफ योर गेस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब इस डेटा, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है यहाँ से आप चेक करो कि डेंसिटी क्या होगा। क्लियर? तो सॉल्यूशन में आते हैं। मास ऑफ द सन दिया हुआ है कैपिटल M, विच इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻³ कितना? 30 kg, है ना? एंड द रेडियस दिया हुआ है कितना? 7.0 इंटू 10⁻8 मीटर। हमें क्या निकालना है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है ना? सो वॉल्यूम ऑफ सन क्या हो जाएगा? स्फीयर शेप में, गोलाकार शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। हमारा आंसर आने वाला है इसका आर क्यूब, आर का वैल्यू 7.0 इंटू 10⁸ का होल क्यूब। क्या आंसर आएगा इसका? क्या वॉल्यूम का क्या आंसर आ रहा है? 1.437 इंटू 10⁻⁴
27 मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। सो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सन इज इक्वल टू मास कितना आ रहा है, दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 30 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1.437 इंटू 10 टू द पावर 27 मीटर क्यूब। तो अप्रॉक्स मेरा वॉल्यूम कितना आएगा 13918 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा डेंसिटी। अब सिंपली सोच लो भाई, लिक्विड का डेंसिटी जो वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब है ना, ठीक है। ये डेंसिटी कितना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3, तो कितना हो गया 1400 kg। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सन का जो डेंसिटी का रेंजेस है वो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के रेंज में नहीं है, ये हाई डेंसिटी है। क्यों, ड्यू टू इनवर्ड। हाई डेंसिटी क्यों होता है, ज़्यादा अंदर की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वो बाहर के केसेस में ज़्यादा होगा, मतलब बाहर की चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अंदर, अपने अंदर लाने की, तो इसलिए उसका रेंज ज़्यादा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनरली हमें डेंसिटी ही बताना था, किसका, डेंसिटी ही बताना था सन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824, तो जुपिटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 824 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस कितना है भाई, अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस लेट्स एस है 824.7 मिलियन किलोमीटर, मतलब कि 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। एंगुलर डायमीटर का मतलब होता है थीटा 35.72, आर्क सेकेंड इसको कन्वर्ट करिए, 35.72 को डिवाइड करेंगे किससे 1/60 से, मिनट सॉरी सेकेंड मिनट हो गया, ये आवर हो गया, और ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई किससे करना है 1/80, ये रेडियन हो गया। ठीक है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। सो डायमीटर क्या होता है भाई, डायमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस एस इंटू थीटा। ओके, सो क्या हो जाएगा 824.7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 35.72 डिवाइडेड बाई, देखो कितना हो रहा है 3600 है ना, और इंटू में पाई बाई 180, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1.428 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। क्लियर, क्लियर। ये फर्स्ट क्लास में ही हमने फर्स्ट लेक्चर में ही ये फॉर्मूला पढ़ाया था, सो आप ये सब फॉर्मूला याद रखा करो। न्यूमेरिकल आने के बाद आप अगर बोलोगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा बताओ, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है भाई कि भाई एक आदमी है वो सीधा जा रहा है, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में क्या है, छाता, क्या है, छाता। लेकिन क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं कि वर्टिकली छाता को लगाया हुआ है और इस पे ग्राउंड पे चल रहा है। वो कह रहा है कि जब वो आगे की तरफ जा रहा है तो पानी आता है भाई, क्या आता है, पानी आ रहा है ना, तो पानी आ रहा है, पानी आएगा तो मान लो कि ऐसे पानी आगे की तरफ जा रहा है तो पानी ऐसे इसको मार रहा है, बट ये क्या करता है, ऑब्वियसली करेगा क्या, छाता को ऐसे लेगा, छाता को कैसे लेगा, ऐसे लेगा ना भाई, तो छाता ऐसे लगा लेगा, तो वर्टिकल के साथ इसका एंगल क्या बनेगा, ये पूछा ना, ये एंगल जो ऐसे बन रहा है, मतलब कि इनिशियल केस में ऐसा,
फाइनल केस में कुछ ऐसा है ना, रुको, इनिशियल केस में वर्टिकल, फाइनल केस में हॉरिजॉन्टल, सॉरी बीच में। तो यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये क्या दिया हुआ है, फॉरवर्ड मेकिंग एंगल थीटा, ये थीटा विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसने बोला स्टूडेंट डिराइव द फॉलोइंग रिलेशन, क्या बनाया ये, क्या बनाया, ये v स्पीड से मान लो कि ऐसे जा रहा है, ये v स्पीड से, सो tan थीटा इज इक्वल टू, इन्होंने क्या लिखा v। अगर कोई भी इस रिलेशन को देखेगा जिसको डायमेंशनल एनालिसिस पता होगा तो क्या बोलेगा कि ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि डायमेंशनल ये करेक्ट नहीं है, ये बोलेगा, है ना। तो ये बोला है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है v, एंड चेक दैट द रिलेशन हैज अ करेक्ट लिमिट, और उसका लिमिट भी चेक किया कि v टेंस टू ये 0 है और थीटा टेंस टू 0 एज एक्सपेक्टेड। सो वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्ट्रॉन्ग विंड, है ना, हमने क्या अज्यूम किया कि वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग विंड नहीं है, दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम ए स्टेशनरी मैन, है ना, और पानी भी जो बरस रहा है वो वर्टिकली बरस रहा है। डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट, इफ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन। देखो एक तो सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, कुछ भी नहीं, MLT के फॉर्म में 0 0 है, बट इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, M0 LT इनवर्स, है ना, मास के टर्म में 0, L के लेंथ में इसका डायमेंशन 1 है, टाइम में इसका डायमेंशन -1 है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। तो डायमेंशनली ऐसे भी ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अगर हमें इस इक्वेशन को करेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे टर्म से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये भी टर्म, राइट हैंड साइड का भी टर्म डायमेंशनलेस हो जाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वो राइट हैंड साइड का भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखो। तो ऐसे केस में हम, अब ये भी बोला है कि आप इसको करेक्ट करो, तो करेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम अगर हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दे, v बाई यू, tan थीटा क्या लिख दे, v बाई यू, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। है बस समझ में। तो करेक्ट हमने ऐसे किए, गलत क्यों है, गलत कैसे है वो भी हमने यहाँ पे बताया, ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is claimed that 2 cesium clock if allowed to run for 100 years now free from any disturbance may differ by only about 0.02 second. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock is measuring at a time interval of 1 second. ये बोला है कि 2 cesium clock है और उसको 100 साल चलाने के चला रहे हैं, कितना टाइम इज इक्वल टू दिया है 100 years, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, सो 100 है ना, क्या चीज 100 है ना, एक साल में कितने दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं भाई, 365.25 मेरे एक साल में 365.25 और एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक सेकंड में 60 सेकंड, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी हम, हाँ वो पूरा वैल्यू 100 इंटू 365.5 इंटू 86,400 सेकेंड, ठीक। सो फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो क्या खोज रहा है कि डिस्टर्बेंस जो है वो
कितना का टाइम इंटरवल का जो है, कितना टाइम इंटरवल है इसका डिफर कर रहा है 0.2 से। तो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा टी बाई टी क्या हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हो टोटल 100 इंटू 365.25 इंटू 56,400 दिस इज इक्वल टू 0.63 इंटू 10 टू द पावर -11 जो कि सो एक्यूरेसी इस तरह से एक्यूरेसी इसका 10 टू द पावर -11 के ऑर्डर में रहेगा, है ना, विच इज अ पार्ट इन 10 टू द पावर -11 पार्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का इतना एक्यूरेसी देगा, 1 सेकेंड का इतना पार्ट, समझ रहे हो, 1 सेकेंड का इतना पार्ट का एक्यूरेसी देगा ये, ठीक है, 1 सेकेंड का इतनी पार्ट वो एक्यूरेसी देने वाला है भाई, समझो कितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, estimate the average mass density of sodium atom assuming its size to be about 2.5 angstrom. Use the known values of Avogadro's number and atomic mass of the sodium. Compare it with the density of sodium in its crystalline phase. Compare करना है, crystalline phase में सोडियम एटम का डेंसिटी इतना दिया हुआ है ना, ठीक, इसको लिख सकते हैं 0.970 into 10 to the power -3 kg पर मीटर क्यूब, ये है, ठीक, ऑलराइट। रेडियस यहां से दिया हुआ है, देखो रेडियस है ना, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन ने ये बोला है कि आप सोडियम एटम का एवरेज मास डेंसिटी एस्टिमेट करो, फाइंड करो, है ना, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम, और उसको सोडियम के क्रिस्टलाइन फेज में जो उसका डेंसिटी होता है उसके साथ क्या करो, कंपेयर करो, और ये कंपेयर करके ये बताना है क्या दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। सबसे पहले रेडियस निकालना है, 2 पॉइंट वो दिया हुआ है, निकालना नहीं है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम सबको अब तो सबको पता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम 4/3 पाई आर क्यूब एटम का, है ना, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब, और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा 65.42 इंटू 10 टू द पावर -30 kg। ओके, तो डेंसिटी हमें चाहिए था, मास सॉरी वॉल्यूम निकल गया सोडियम एटम का, हमें क्या चाहिए मास। तो मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर से उसका मास नंबर को डिवाइड कर दो, है ना, मास ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक। सो मास नंबर इज 23 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, ये ग्राम में, क्या आंसर आएगा 3.82 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, और वी कैन से 3.82 इंटू 10 टू द पावर -26 kg, है ना। तो एवरेज डेंसिटी जो होगा हमारे पास, क्या, एवरेज डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, एवरेज डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास कितना आया 3.82 इंटू 10 टू द पावर -26 kg
volume will be 65.42 into 10 to the power minus 30 मीटर क्यूब। सो आंसर ये है होगा 0.58 into 10 to the power 3 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ सोडियम क्रिस्टलाइन डेंसिटी ऑफ सोडियम इन क्रिस्टलाइन फेज क्या था? डेंसिटी ऑफ सोडियम इन क्रिस्टलाइन फेज है ना, क्या था? 970 kg per meter cube, or we can say 0.970 kg, sorry 0.970 into 10 to the power minus 3 है ना, 10 to the power 3 सॉरी kg पर मीटर क्यूब। प्रीवियस वाला में शायद मैं यहाँ पे माइनस लगाया था, मतलब इसी का प्रीवियस स्लाइड में जहाँ पे हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे है ना, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे शायद माइनस लगाया था। माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस नहीं होगा ये, क्योंकि आप देखो ना मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये 970 होना चाहिए, जो कि यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे होगा, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर कितना 3, और इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 10 टू द पावर 3, दोनों का सेम, ठीक है, दोनों का सेम। तो दोनों का सेम है क्यों? क्योंकि क्योंकि सोडियम एटम्स इन crystalline phase are closely packed, ये रीजन है। इफ सो वाई का, इफ सो वाई का ये आंसर है। सोडियम एटम इज इन क्रिस्टलाइन फेज आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन 28 में बोल रहा है यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द न्यूक्लियर स्केल इज अ फर्मी। न्यूक्लियर स्केल पे लेंथ का यूनिट क्या है? फर्मी में है। न्यूक्लियर साइज ओबे द रफली फॉलोइंग इंपेरिकल रिलेशन, ये दिया हुआ है रेडियस का रिलेशन। Where r is the radius of the nucleus, a its mass number, r naught is a constant equal to about 1.2 Fermi. Show that rule implies that nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. तो अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ये हमें शो करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन, क्योंकि रेडियस का रिलेशन ये दिया हुआ है। एंड एस्टिमेट द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस, और सोडियम न्यूक्लियस का भी मास डेंसिटी हमें निकालना है। कंपेयर इट विद द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम विच इज ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 27, जो हमें मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था, ठीक है। सो सबसे पहले की रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में जो है वो सबसे पहले होगा रेडियस ऑफ nucleus r is equal to r naught a to the power 1/3। so mass of nucleus क्या होगा, mass of nucleus is equal to mass number divided by एवोगाद्रोस नंबर, है ना। सो मास नंबर यहाँ पे क्या है, a है, सो a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Na। सो न्यूक्लियर मास डेंसिटी का मतलब डेंसिटी, ठीक है ना, न्यूक्लियर मास डेंसिटी, ठीक है, न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ न्यूक्लियस, मास ऑफ अ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
सो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है? A डिवाइडेड बाई Na इंटू ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू ये देखो, आर का वैल्यू हमें यहाँ से लेना है। आर क्यू इज आर नॉट ए पावर 1/3 होल पावर 1/3। तो आप यहाँ पे देखो, है ना, क्या क्या देखना है हमें भाई, बहुत चीज़ देखना है। ए और यहाँ पे Na, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 और इंटू में बचेगा 4 पाई। यहाँ पे a का पावर 1/3 दिया हुआ, पहले तो r नॉट इज इक्वल टू r नॉट का पावर 1/3, यहाँ पे a का पावर 1/3 है और होल पावर 1/3। सो a का पावर 1/3 और होल का पावर 1/3 नहीं होगा, ये क्यूब है ना, क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर नॉट का पावर कितना? क्यूब। आर नॉट का पावर कितना? क्यूब। और a का पावर 1/3 का होल क्यूब, तो ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ a, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a और ये a और ये a कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली? 3 डिवाइडेड बाई Na इंटू 4 पाई आर नॉट का क्यूब, हमारा क्या आ रहा है? न्यूक्लियर मास डेंसिटी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहीं पर न्यूक्लियर मास डेंसिटी कितना आया भाई, है ना, न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई Na इंटू आर नॉट का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ए पे डिपेंड नहीं किया, ये कट गया। सो एज रो इज मीन्स डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, independent of A, so nuclear mass density is same for different nuclei। ठीक है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चंस का था, है ना, वो हमें देखना है कि एवोगाद्रोस जो नंबर होता है 4 किलोमोल फॉर अ किलोमोल, एवोगाद्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻26 kg में तो इतना ही था, है ना। एंड आर नोट इज इक्वल टू 1 फर्मी था, 1.2 फर्मी था, 1.2 फर्मी था, जो कि होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सो डेंसिटी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, उसी रिलेशन पे पुट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, है ना, ठीक है, इंटू एवोगाद्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻26। रेडियस कितना हो जाएगा भाई, ना आर नॉट, तो आर नॉट इतना है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरा 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ
तो ये हमारा आया किलोमोल के लिए डेंसिटी। नाउ डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियाई क्या था? सोडियम न्यूक्लियस should also be 2.3 into 10 to the power 17 kg per मीटर क्यूब, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। बट जो क्वेश्चन 27 से हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम आया है वो कितना था? आई थिंक सो, गलत होगा तो बताना। डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम कितना आया था? मेरे ख्याल से 0.58 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो इसका हमें रेशियो भी निकालना है ना। न्यूक्लियर मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास डेंसिटी, न्यूक्लियर मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास डेंसिटी, atomic mass density which is equal to 2.3 into 10 to the power 17 divided by 0.58 into 10 to the power 3। तो कितना हो जाएगा ये? 3.96 into 10 to the power 14। So we can say density is typically 10 to the power 15 times atomic density of matter। डेंसिटी जो न्यूक्लियर जो डेंसिटी होता है वो कितना? 10 टू द पावर 15 टाइम्स, है ना, डेंसिटी ऑफ मैटर्स का बराबर होता है 15 टाइम्स। क्लियर है? आगे बढ़ें। ओके, क्वेश्चंस नेक्स्ट है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29। लेजर इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस। जो आईसीएससी स्टूडेंट है या जो नहीं भी है, जिन्होंने साउंड पढ़ा है, साउंड प्रोपगेशन पढ़ा है क्लास 8 9th में, उसे बेहतर पता होगा, है ना, क्योंकि साउंड से रिलेटेड है और उसमें एक फेमस रिलेशन होता है, फेमस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, है ना। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड जो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो होता है c इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि स्पीड जो साउंड होता है वो आना जाना दोनों करता है, तो दोनों के लिए ये वाला डिस्टेंस है, कितना साउंड हमारा कितना ट्रैवल किया उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला है, फेमस है। सो ए लेजर इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट, है ना, जिस डायरेक्शन में भेज दी बस उस डायरेक्शन में जाएगा, दो डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर। These properties of a laser light can be exploited to measure long distance। और यही प्रॉपर्टी ये है कि लेजर जो है काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। Laser light can be exploited। Okay, the distance of the moon from the earth has been already determined very precisely using a laser as source of light। ठीक है, laser light beam at moon takes 2.5 seconds to return after reflection at the moon surface। मतलब मून पे ये बोल रहा है कि मून पे क्या करते हैं, मून पे जब आप लेजर लाइट जलाओगे तो ये जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा वहां से रिफ्लेक्ट करके आने में ये टाइम जो लेता है वो 2.56 सेकेंड लेता है। ठीक है, देन हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो लिख लो भाई, टाइम क्या दिया हुआ है 2.56 सेकेंड, रेडियस निकालना है ना, क्या निकालना है, हाउ मच इज द रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और स्पीड ऑफ लाइट तो ये हमें पता ही है, जिसे को नहीं पता है देख लो, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। ठीक है, तो रेडियस का मतलब दैट इज नोन एज, यही डिस्टेंस है ना, रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ।
है ना, वही चीज हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द lunar orbit around the earth, around the earth is equal to distance of the moon from the earth, है ना। रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू, वही बात हुआ ना भाई, अगर मान लो कि क्या रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट मतलब मून की बात कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो ये अर्थ है, अब इसके, है ना, इसी में ऐसे मूव कर रहा है वो अर्थ के चारों ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। तो यही इसका डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, है ना, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। मान लो कि ये मान लो, ये ऐसा नहीं फिगर बनेगा, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है ना, ये हमारा मून है ना, मून मामा, तो ये ऐसे मूव करेगा, तो यही तो है रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है वो रेडियस, या फिर आप ये बोलो कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दोनों सेम हुआ, है ना, ये डिस्टेंस आप काउंट करो या फिर ये इसका रेडियस काउंट करो कि ये पूरे का क्या रेडियस होगा, रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट। तो चांद जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, लूनार ऑर्बिट ये वाला, ये वाला, तो ये अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है, या फिर ये वाला रेडियस ले लो, तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा देखो, क्या हो जाएगा देखो, क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला बताया था, c इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा था भाई 2.56 सेकेंड, एंड डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो ये वैल्यू आता है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट द लोकेट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। पानी के अंदर है, सोनार एक डिवाइस होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, और जैसे कि गाजी, फिल्म गाजी में आप देखे होंगे कि वो सोनार के हेल्प से जो उसके पास वो मिसाइल आते हैं, उसके आवाज़ सुनकर, है ना, उसका रेंज कितने रेंज में है, कितने स्पीड से आ रहे हैं, वो सब बताता है, देखो क्या। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, पानी के अंदर ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, नेवी लोग बहुत यूज़ करते हैं इन्हें। इन अ सबमरीन equipped with sonar, the time delay between the generation of a probe wave and the reception of its echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77.0 सेकेंड। तो ये दिया हुआ है इतने टाइम के बाद वो सुनता है 77 सेकेंड। What is the distance of enemy submarine? Speed of sound in water. तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दिया हुआ है 1450 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब एस से निकालना है, एस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन, एनिमी, डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन इज इक्वल टू सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, c इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, c कितना है, c की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड v हो जाएगा, सो 1450 इंटू टी, टाइम कितना 77 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर इजी है, कितना हो जाएगा 55825 मीटर, और वी कैन से 55.8 किलोमीटर। ठीक है, 55.8 किलोमीटर आंसर सही है भाई, चेक कर लेना। 1450 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, है ना, किससे, 77 से,
एंड डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, farthest object in our universe discovered by modern astronomers are so distant that light emitted by them takes billion of years to reach the earth. These object known as quasars. तो quasars एक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिलियन ऑफ ईयर्स लगता है ना, है ना, हमारे अर्थ तक पहुंचने में। अगर कोई फारदेस्ट यूनिवर्स का किसी फारदेस्ट ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आना है तो उसको पहुंचने में हमारे अर्थ पे बिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, और ये मेजरमेंट करता है क्वासार्स। हैव मेनी पजलिंग फीचर, जिसके पास बहुत सारे और भी फीचर हैं, विच हैव नॉट येट बीन सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड ना, और भी बहुत सारे फीचर हैं जिसको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं किया गया अभी तक। सो व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ अ क्वासार फ्रॉम विच लाइट टेक्स 3.0 बिलियन ईयर्स टू रीच अस। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो उस क्वासार का हमारे अर्थ से कितना डिस्टेंस है, इसकी लाइट हमारे तक पहुंचने में 3 बिलियन ईयर्स लगते हैं। क्वासार अच्छा, ऑब्जेक्ट का नाम क्वासार है ना, जो कि हमारे यूनिवर्स में है, बहुत दूर है, उसकी लाइट हमारे तक पहुंचने में लगभग बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये बोल रहा है, और उसके बहुत सारे फीचर भी हैं जो तक कि अभी तक हमें साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक सेटिस्फैक्टरी किसी भी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर उसका लाइट 3 बिलियन ईयर्स हमारे अर्थ तक पहुंचने में लग रहा है तो वो हमसे कितने किलोमीटर है। सिंपल, ईजी है, ईजी है ना भाई। टाइम कितना दिया हुआ अभी, 3 बिलियन ईयर्स, 3 बिलियन ईयर्स टाइम दिया हुआ है, मतलब कि 3 इंटू, है ना, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 365 इन 0.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्वासार, डिस्टेंस ऑफ quasars is equal to c into t, है ना। सो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ ना। मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है कितना, या तो फिर एक काम कर लेते हैं हम, किलोमीटर में निकालते हैं ना इसको, किलोमीटर में निकालते हैं ना। तो किलोमीटर में जो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 365.25 इंटू में 86,400 सेकेंड। ये सेकेंड यहाँ पे सेकेंड कट जाएगा, किलोमीटर में आंसर आने वाला है हमारा। सो ये वैल्यू आ जाएगा 2.84 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोमीटर। समझ रहे हो कितना दूर है भाई, इतने दूर, ठीक है, इतना दूर है हमसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तक स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वाले से ही सब कुछ बन रहा है, 4 क्वेश्चन हो गया लगभग इसको लेकर। क्वेश्चन है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स में, है ना, पूर्ण तरह से सूर्य ग्रहण, द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ द सन। चांद का जो डिस्क है ना, मून का जो डिस्क है सन की डिस्क को ऑलमोस्ट कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से सन का लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, जिसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। फ्रॉम दिस फैक्ट एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम एग्जाम्पल 2.3, ये एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा है, आप देखना 2.3 एंड 2.4 में। डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मून, तो वहां से आपको डायमीटर निकालना है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना,
यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले कि एंगुलर जो डायमीटर वो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन 23 और 24 में वो दिया है 1920 आर्क सेकेंड, और ये हो जाएगा 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। सो 1920 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड अर्थ मून का डिस्टेंस जो है वो है 3.8452 इंटू 10⁻8 मीटर है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर एस इंटू थीटा, फॉर्मूला चेक देख चुके हैं ऑलरेडी। सो 1920 है ना, इंटू में 4.85 इंटू 10⁻ कितना था -6, और थीटा कितना आया अभी, एस की जगह पे थीटा लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, थीटा की जगह एस लिख दो। एस कितना दिया हुआ है 3.8452 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 3.581 इंटू 10⁻6 मीटर, और वी कैन से 3.581 इंटू 10⁻ हाउ मच 3 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कंप्लीटली अगर देखें तो 3581 इतना किलोमीटर है ना, इतना किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट 23। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इतना बड़ा लेक्चर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे भी परेशान होते हैं कि कब खत्म होगा। ठीक है, ओके। ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी PAM डेराक, तो ये एक साइंटिस्ट है महान, जो इनको की न्यूमेरिकल वैल्यू से खेलना बहुत पसंद है। लव्ड प्लेइंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर, नेचर के जो फंडामेंटल कांस्टेंट होते हैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यू से खेलना बहुत पसंद है। जैसे कि ये दिस लेड हिम टू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, और यही चीज़ इनको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पे ले गया। जैसे डिराक, इन्होंने क्या फाउंड किया, फाउंड फ्रॉम द बेसिक कांस्टेंट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स C, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन के जो मास होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, he could arrive at a number with the dimension of time, है ना। बहुत बार इन्होंने एक बड़े नंबर पे पहुंचा। फर्दर इट वाज अ वेरी लार्ज नंबर, जो कि आगे चलकर और बड़ा होते गया ये नंबर। इट्स मैग्नीट्यूड बीइंग क्लोज टू द प्रेजेंट एस्टिमेट ऑन द एज ऑफ द यूनिवर्स, और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो लगभग अभी का जो यूनिवर्स है लगभग उसके बराबर, उसके एज के बराबर है, दैट इज 15 बिलियन ईयर्स। सो फ्रॉम द टेबल फंडामेंटल कांस्टेंट इन एनसीईआरटी बुक, जो आपने देखा होगा फंडामेंटल कांस्टेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है, ट्राई टू सी इफ यू टू कैन टेक थिंक ऑफ, आप भी ट्राई करो अगर आप कर सकते हो। इफ इट coincidence with the age of the universe were significant, है ना, if it coincidence with the age of the universe were significant, what would this imply for the constancy of fundamental constant? तो आप भी ट्राई करो अगर आप कर सकते हो तो, और ये चीज यूनिवर्स के एज तक पहुंच रहा है, आपका भी नंबर कुछ है कोइंसिडेंटली ऐसा पहुंच रहा है, तो ये बताओ कि वो कौन सा फंडामेंटल कांस्टेंट से हो रहा है ना। मतलब ये कोशिश कर रहा है कि बेसिक कांस्टेंट जो है यहाँ पर, जैसे कि दिया स्पीड ऑफ लाइट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते, तो इसको जो एक रिलेशन ऐड करता है, टाउ इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, का होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, C का क्यूब टू G। सो इस तरह से अगर हम करते हैं, है ना। अब ये क्या है कि ये रिलेशन सही होना चाहिए, और दूसरी बात कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का है ना, है समझ में? ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है कि जब t के पास टाइम का डायमेंशन है ना, तो
आप सबका वैल्यू पुट करना है ना। जी का वैल्यू पुट करना है, सी का वैल्यू पुट करना है, ई का वैल्यू पुट करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे ई है, इसका वैल्यू पुट करना है एंड बताना है इसका वैल्यू क्या आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, आप डायमेंशन चेक कर सकते हो है ना, इक्वल है इसका डायमेंशन इधर का डायमेंशन के बराबर होगा। देखो अब क्या यहाँ पर देखो, अब क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻19 है ना, इसका स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है यहाँ पर है ना, देख रहे होगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय बाकी सब डिनोमिनेटर पार्ट है ना। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का क्यूब। और जी का वैल्यू तो पता ही है, नाम तो सुना ही होगा, 10⁻11। और ये वैल्यू हमारे पास जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 2.13 × 10⁻16 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, कितना 2.13 × 10⁻16 सेकेंड। और ये कितना था पार्ट 3 बिलियन ईयर्स किधर आना, इफ यू कॉन्सिडर किधर भैया वैल्यू 15 बिलियन ईयर्स वहां पे दिया हुआ था। तो ये सेकेंड में है, ऑब्वियसली ये सेकेंड में है, इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, तो ईयर में आप कन्वर्ट करो, देखो कितना आ रहा है 2.13 है ना, 2.13 × 10⁻16 सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.156 × 10⁻7 से डिवाइड करो है ना, क्योंकि मेरा वैल्यू आया हुआ था ऊपर में। ठीक है, ये वैल्यू होगा 0.667 × 10⁻9 ईयर्स। ठीक है, जो कि होता है 0.667 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू इतना आया। ठीक है, सो वैसे भी दिस टाइम इज स्लाइटली लेस देन द एज ऑफ द यूनिवर्स है ना, तो ये तो 15 बिलियन ईयर्स से छोटा है, ये तो 0.667 है 0.667 है, वो कहाँ 15 बिलियन ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स का जो बेसिक कांस्टेंट होता है ना, वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ यूनिवर्स का एज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है यार, क्या क्या लिखता है, क्या क्या सोचते हो आप। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था यार इतना टाइम हो गया है ना। ठीक है, सो होप ये आपको समझ में आया होगा। जिसे समझ में नहीं आया होगा आप उसे ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आपके लिए हमेशा हाजिर है ना। आप प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, आप फ्रेंड्स को शेयर करो है ना, उसे भी बोलो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।